कि चाइना से हम कैसे, एंड प्रोफेसर स्वर्ण सिंह मैं आपके पास आना चाहूँगा सर। परंपरागत रूप से हम अमेरिका का जो एंटी चाइना स्टांस है उसको हम अपने लिए अच्छा मानते हैं, लेकिन जैसा सर ने बताया कि कुछ समथिंग इज कुकिंग। G2 की बात हो रही है, ट्रम्प साहब शी जिनपिंग साहब को कोशिश कर रहे हैं बुलाने की, एंड देन उनसे बातचीत भी हो रही है। अब वहां के उपराष्ट्रपति आ रहे हैं, बहरहाल वहां ये क्या चल रहा है सर, ट्रम्प के मन में क्या चल रहा है चाइना को लेकर, और ये भारत के हितों को किस तरह से प्रभावित करेगा? थैंक यू दीपक। एक तो सबसे पहले ये जानना जरूरी हो जाता है कि चीन और अमेरिका, उनका इकोनॉमिक साइज बहुत अलग है। एक 27-28 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, दूसरी करीब करीब 20 ट्रिलियन इकोनॉमी है। जो अगली तीसरी, चौथी या पांचवी है वो उनसे एक चौथाई या एक पांच या एक छह उनका हिस्सा है। बहुत छोटी इकोनॉमी है बाकी। तो इन दोनों का आपस में तालमेल कैसा बनता है, जब कहां तक वो एक दूसरे को अलग करके आगे बढ़ सकते हैं, ये सोचना जरूरी है। मुझे लगता है कि उनका करीब करीब 700-800 बिलियन डॉलर का ट्रेड जो लगातार चलता रहता है, उसमें चुनौतियां हैं, उसमें चिंताएं हैं, पर वो जो रिलेशनशिप है वो अपने आप में बहुत ही एक तरह से डिफाइनिंग रिलेशनशिप होगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल इकोनॉमी कैसे चलेगी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म्स होंगे या नहीं होंगे, वगैरह वगैरह। तो चीन से रिश्ते अपने आप में बहुत बड़ी सच्चाई है, ये झुटाया नहीं जा सकता। चाहे टेंशन हो उसमें, कुछ एरियाज में वो टेंशन रहेगी उनमें। दूसरी बात कि पहला जो उनका दौर था ट्रम्प का व्हाइट हाउस में, हमने उसमें देखा था कि 5 बड़े अंतर्राष्ट्रीय अरेंजमेंट्स जैसे थे, ह्यूमन राइट्स काउंसिल वगैरह, न्यूक्लियर डील विद ईरान, बहुत से, तो उनमें से उन्होंने अपने आप को हटा लिया था पीछे। तो जो दुनिया के अरेंजमेंट है, संस्थान है, जिनकी वजह से अमेरिका ग्लोबल लीडर की तरह से बना रहा है, उनको कमजोर करने और उनसे हटने की जो एक सोच है प्रेसिडेंट ट्रम्प की, वो मुझे लगता है चीन के लिए और ज्यादा अवसर तैयार करेगी। कि आप देखें, पहले ही चाहे वो टर्की नेटो मेंबर हो या थाईलैंड आसियान मेंबर हो, वो ब्रिक्स में जुड़ना चाह रहे हैं। तो चीन या भारत को, जो दूसरी जो इमर्जिंग इकोनॉमीज, मिडिल पावर्स हैं, उनके ऊपर जो है जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, या कहें उनको अवसर ज्यादा मिलेगा। तीसरी बात, जो उनके खास दोस्त हैं, अमेरिका के खास दोस्त मान लीजिए नेटो हैं। पिछली बार हमने बार बार सुना, वो बर्डन शेयरिंग की बात करते थे कि अमेरिका केवल अकेला ही पूरे दुनिया की सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेगा, आप लोग भी उसमें हिस्सेदार होने चाहिए। और कहा कि 2% आपका जो जीडीपी है उसका वहां तक आप अपने जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है उसको लेकर जाएं। वो अपने आप में बड़ा मुश्किल था। अब ये कह रहे हैं कि 5% लेकर जाएं, तो नेटो यूनाइटेड रहेगा या उसमें क्या अंदरूनी खींचतान शुरू होगी, तनाव बनेगा, वो मुझे लगता है एक बड़ा मुद्दा है। अब भारत कहां जुड़ता है? अभी आपने सुना, कहा गया कि हमारे विदेश मंत्री वहां हैं, और कहा जा रहा है कि इनॉग्रेशन के बाद सबसे पहली मार्को रूबियो की मीटिंग जो होने वाली है, वो शायद ये 4 विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी, क्वाड मीटिंग होगी। और ऐसा अटकलें लगाई जा रही है कि शायद अप्रैल में ही, इतना जल्दी कि अप्रैल में ही क्वाड समिट भारत में हो सकती है। तो यदि पहली यात्रा नहीं तो पहली यात्राओं में शायद भारत की यात्रा होगी राष्ट्रपति ट्रंप की। कोशिश ये चीन की तरफ से होगी कि वो चीन पहले जाएं, और वो खुद डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि वो प्रेसिडेंट पुतिन से सबसे पहले शिखर वार्ता करेंगे, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से वो शिखर वार्ता करेंगे। पर उनके इनविटेशन और फोन कॉल के बावजूद आप देखें, राष्ट्रपति शी जिनपिंग वो नहीं जा रहे हैं उस इनॉग्रेशन में। वो एक्सपेक्टेड नहीं था। चीन की अपनी सोच अलग है। वो परंपरा से देखते हैं कि केवल जब राजा की, सम्राट की जब एक तरह से उनका शासन शुरू होता है, तो उसमें जैसे जाने जैसा उनकी सोच है कि यदि वहां जाएंगे तो वो प्रजा की तरह बैठना उनको लगेगा। तो वो शुरू से तय था कि वो नहीं जाएंगे वहां। पर क्या ट्रंप चीन आएंगे? आपको याद होगा कि 3 बार शिखर वार्ता उन्होंने खुद जाकर किम जोंग उन से की थी पिछले बार। तो जब वो ठान लेते हैं कि मुझे किसी को मिलना है तो जाकर मिलते हैं। तो हो सकता है कि इस बार हम देखेंगे कि पहली मुलाकातें उनकी जो है वो राष्ट्रपति जो पुतिन के साथ हो, और उसके बाद फिर एक मीटिंग राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ हो। भारत का दौरा यदि अप्रैल में नहीं होता तो शायद भारत के प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिल सकता है। भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका जा सकते हैं अप्रैल या मई के आसपास।
यदि वो छूट गया तो आप देखें कि हमारे भारत में बहुत गर्मी होती है उसके बाद, तो फिर शायद ये क्वाड की शिखर वार्ता सितंबर अक्टूबर तक चली जाएगी, वो शायद अच्छा विकल्प नहीं होगा भारत के लिए। भारत के साथ उनका जुड़ना अपने आप में बड़ा स्वाभाविक है, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग पर फोकस कर रहे हैं। ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और स्ट्रांग करना है, और भारत में भी मेक इन इंडिया का एक दौर है, तो उसमें तालमेल किन किन क्षेत्रों में बनेगा, कि वो कुछ चुनौतियां भी बनेगी, हम चाहेंगे कि वो मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो, वो चाहेंगे अमेरिका में हो, पर भारत का जो एडवांटेज है कि हम बहुत सस्ता उत्पाद कर पाते हैं। आपको याद होगा इसरो जब रॉकेट छोड़ती तो हम कहते हैं कि वो 3 व्हीलर से भी पर किलोमीटर सस्ते पे बनता है वो। तो जो एडवांटेज है वो चिंता है आज राष्ट्रपति ट्रंप की, कि वहां उत्पाद अमेरिका में बहुत महंगा होता जा रहा है और कंपेटिटिव नहीं है, तो उसको कंपेटिटिव बनाने में शायद भारत के साथ हिस्सेदारी बन सकती है। तो कई नए तरीके, नए कहें कि जो आपको रणनीति है वो अपनानी होगी। आप इसीलिए देखें कि पिछले महीने भी विदेश मंत्री वहां थे, जाने वाले जो जितने भी अधिकारी हैं उनसे मिले, आने वाले अधिकारियों से मिले, आज वहां अब भी हैं, वो वहां रहेंगे, बात करेंगे सबसे। तो कोशिश है कि किस तरह से जो साझेदारी के आयाम हैं उनको बढ़ाया जाए, यस सर, और जो चुनौतियां हैं उनको सुलझाने की कोशिश की जाए। एब्सोल्युटली सर। और जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट एंगल बोला, जो मुझे लगता है कि थीम होने वाली है भारत के, अगर हम ट्रम्प के कुछ कहना उनके बारे में बड़ा मुश्किल हो जाता है, बट फिर भी जितना एनालिसिस कर पाए उनके बारे में हम थोड़ा सा एक बेटर पिक्चर के लिए, प्रोफेसर स्वर्ण सिंह सर, उनकी जो लिस्ट है, टू डू लिस्ट, जो वो अपने कैंपेन में कहते आए हैं, मास डिपोर्टेशन की बात उन्होंने करी, ट्रैवल टू, जिसको मुस्लिम बैन कहा जाता है उनकी भाषा में, सिटीजनशिप को रेस्ट्रिक्ट करने की बात कही है, रशिया यूक्रेन वॉर को एंड करने की बात की, मैसिव डी रेगुलेशन उनकी टू डू लिस्ट में है। इस टू डू लिस्ट में सर एक आम भारतीय के लिए क्या है जो वहां जाना चाहता है, काम करना चाहता है, एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, उसके लिए क्या है वो एक आम भारतीय के पक्ष में है, या उसको थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए सर? दीपक, एक तो ये बहुत बड़ा हवा बना दिया है कि भारतीय लोगों को बहुत चिंता करनी चाहिए, कुछ खतरा हो सकता है। हाल ही में कल की जो एनबीसी को उन्होंने पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मेरे लिए डिपोर्टेशन जो है वो सबसे पहला मुद्दा होगा, और उसमें जैसा माना जाता है करीब 14.5 लाख लोगों की लिस्ट है, और इनमें भारतीय केवल 18,000 है जो गैर कानूनी तरीके से उनके अपनी नजर में, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में वहां है, और उनको वहां से हटाना चाहते हैं। अब आप यदि भारतीय लोगों की बड़ी संख्या वहां देखें, उसमें 18,000 की ये बात हो रही है, और ये पहली बात नहीं हो रही। पिछले 3 साल में ही करीब 90,000 इस तरह के लोग जो भारतीय मूल के हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, उन पर भी इस तरह के ये उनको डिटेन किया गया इन मुद्दों को लेकर। तो ये कोई अचानक नया बाढ़ आने वाली हालत नहीं है इसमें, मुझे लगता है। पहली बात तो ये। दूसरा, पहले से ही आप देख रहे हैं कि इलॉन मस्क ने कहा कि मैं ऐसा युद्ध छेड़ दूंगा इस बात को लेकर के कोई समझ नहीं पाएगा कि मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि उनकी समझ में जो हाई स्किल्ड जो इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका के विकास के लिए जरूरी हैं, और वो उनको आने के लिए सहूलियत बनाने की बात करते हैं, ना केवल उनको ना रोकने की बात करते हैं। तो जो गैर कानूनी हैं, एट बेस्ट लो स्किल्ड हैं, उनकी बात शायद होगी। बहुत से भारतीय जो है वो हाई स्किल्ड लोग वहां जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो कोई बहुत बड़ा अपने आप में इस तरह का चिंता का विषय है। और भारत का उस मुद्दे को लेकर, H1B को लेकर, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। हाँ, बात यह है कि भारत आज दुनिया का सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है, तो जाहिर है यहाँ से जितने एप्लीकेशन है, वीजा रिक्वेस्ट है, वो ज्यादा नंबर्स उसमें देखने को नजर आते हैं। बिल्कुल सर। दूसरी बात जो आपने कहा कि ये समीकरण जो यूक्रेन और रशिया के साथ कैसे बदलेगा, अब मैं उसमें एम्बेसडर साहब से बिल्कुल राजी हूं उस पर, कि आपको यदि पहले उनका कार्यकाल को देखें राष्ट्रपति ट्रंप का, उसमें जो बड़े खास दस्तावेज उन्होंने उस वक्त जारी किए थे, चाहे वो न्यूक्लियर पोस्चर रिव्यू हो, नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी हो, इंडो पैसिफिक का फ्रेमवर्क हो, सब में उन्होंने मोटे तौर पे ये कहा था कि उनके लिए सबसे पहली चुनौती जो है वो रूस नहीं है, चीन है। और यहां तक कहा था कि कम से कम एशिया प्रशांत में चीन आज न केवल मंशा रखता है बल्कि हैसियत भी रखता है कि अमेरिका के नेतृत्व को चुनौती दे दे। तो अभी मुझे लगता है जो बदलाव आने वाला है वो यही है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में पूरा ध्यान केंद्रित रहा रूस पर,
वो शायद इसलिए भी रहा कि वो चाहते थे कि जनता उनका जो अफगानिस्तान से वापस आना था उसको भूल जाए और यूक्रेन के मुद्दे को उछाल के हम उस पर ध्यान सबका बदल दें, और जब वहां भी रुकावटें आने लगी तो फिर गाजा के युद्ध की बात शुरू हो गई। मुझे लगता है मोटे तौर पे जो बड़ी चुनौती राष्ट्रपति ट्रंप देखेंगे वो ये रूस नहीं होगा, अब वापस चीन होगा। आपने सही कहा सर कि वो चीन पर फोकस होगा। सामने आएगा। एब्सोल्युटली सर, चीन पर ज्यादा फोकस होगा।